बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई चल रही है? जीएसटी नहीं हो रही, बाकी सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कर लो फिर, जीएसटी भी करो फटाफट। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। करूं स्टार्ट? हाँ जी सर। चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ, तो हम लोग वैल्यूएशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये चैप्टर डिजाइन किया हुआ है। ये मैंने पैड ले लिया है, इसमें मैं जो भी नोट डाउन करूंगा आप लोग साथ के साथ अगर नोट डाउन करना हो तो कर लेना, बाकी अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाओ। तो हम लोग जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे जो भी सप्लाई हो रही है उसकी आपको क्या निकालनी है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो लॉ मेकर ने यहाँ पे सेक्शन बनाया है वो सेक्शन नंबर 15 बना रखा है। तो सेक्शन नंबर यहाँ पे 15 इन्होंने डिजाइन किया। अगर बात करूं यहाँ पे सेक्शन 15 की, तो टोटल ये 5 सब सेक्शन में डिवाइड हो रखा है, मतलब कि इसके 5 सब सेक्शन है। और एक एक करके अगर बात करें इसके अंदर, तो मोटा मोटा इसके अंदर हमें 3 चीजें ही पढ़नी है बस। सबसे पहले सेक्शन 15(1), फिर 15(2), उसके बाद 3। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसमें सेकंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 आपके पास आ जाएगा। और लास्ट जो आपका पार्ट होगा इसके अंदर वो होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। अब सबसे पहले अगर इस पार्ट की बात करते हैं तो इस पार्ट के अंदर जो हमारा सेक्शन है 15 सबसेक्शन 1, उसके अंदर बोला गया है कि आप जो आपकी वैल्यू निकालनी है, आपकी सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो हम उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। बट ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हम तभी लेने वाले हैं जब आप हमारी कुछ क्या है कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो उस केस के अंदर जो आपने सप्लाई किया है गुड्स या सर्विस, जो भी आपने सप्लाई किया है, हम उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे। वो कंडीशन अभी हम देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 15(2) के अंदर आएंगे, जिसमें एक क्लॉज से लेके ई क्लॉज तक यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें ऐड करनी है। ये आपको ऐड करनी होंगी सारी चीजें। उसके बाद 15(3) के अंदर डिस्काउंट की कहानी है। 15(3) के अंदर जो कहानी है वो डिस्काउंट की है। डिस्काउंट में आपको बताऊंगा, यहाँ पे डिस्काउंट को हम लोग प्लस भी करते हैं और डिस्काउंट को हम लोग माइनस भी करते हैं। इन जनरल तो हम लोग माइनस ही करते हैं, मतलब सॉरी प्लस नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे। एक केस होगा जहां पे इग्नोर कर देंगे, एक केस होगा जहां पे हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इन जनरल हमें डिस्काउंट माइनस करना है, डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये निकल के आ जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ये चीजें आपको करनी है यहाँ पे। तो देखा जाए तो मोटा मोटा बस हमें 3 चीजें यहाँ पे सीखनी है। एक तो हमें कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद नंबर 1 हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, नंबर 2 ये 5 चीजें जो हम ऐड करेंगे, और नंबर 3 डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। हमारे पास क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। एक बार आपका मॉड्यूल दिखा देता हूं आपको, आपके मॉड्यूल में किस तरीके से बताया गया। मॉड्यूल आ गया ना आपके सामने? हाँ, अब अगर आप सपना यहाँ पे देखोगे तो सानिया यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप डायग्राम को अगर बिल्कुल
ध्यान से पढ़ोगे तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कह रहा है सेक्शन 15 CGST। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे बता रखी है प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। अब जैसे देखो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, तो यहाँ पे जब मैं आपको क्लास दे रहा हूं तो उसके अंदर प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है। आपने जो भी मुझे पेमेंट किया है वो कैश में मुझे पेमेंट किया है, मतलब कैश का मतलब जो भी मतलब पेमेंट मोड है वो हमारा कैश पेमेंट मोड है। कैश इंक्लूड चेक आ जाएगा उसके अंदर, वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो प्राइस हमारा जो है वो सोल कंसिडरेशन है। आंसर क्या आ गया हमारे पास? यस। आंसर क्या आ गया हमारे पास? यस, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है जो सप्लायर और रिसिप्टेंट है क्या आपस में वो रिलेटेड है। अब आप मुझे बताओ, मैं सप्लायर हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको जीएसटी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं और आप रिसिप्टेंट हो, आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, क्या हम दोनों आपस में रिलेटेड हैं क्या? हाँ जी, दोनों को बताना है। सपना बताओ, रिलेटेड रिलेटेड पार्टी है क्या हम लोग? हाँ जी सर। सानिया, क्या हम लोग रिलेटेड पार्टी हैं? नहीं सर, हाँ हम वो लोग रिलेटेड में आपको वाली डेफिनेशन आएगी जो टेक्स्ट डायरेक्ट टेक्स्ट में भी आती है, वही नहीं वाला। नहीं नहीं, जीएसटी के अंदर है ना रिलेटेड की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 15 एक्सप्लेनेशन के अंदर बता रखी है कि रिलेटेड कौन हाँ लोग, जी। ठीक है। तो हम हाँ जी लोग यहाँ सर। पे रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। वैसे आपके मॉड्यूल के अंदर ही अगर आप देखोगे तो वो एक्सप्लेनेशन नीचे नीचे बता रखी है कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, पेज नंबर 240 के अंदर इसी आप पेज देख पे है नीचे। आप देख सकते हो। ये मेरे पास जो हाँ मॉड्यूल है ये जैन 2020 वाला लेटेस्ट मिल गया ना। रिलेटेड रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन लिखी हुई है ना वहां पे। हाँ मिल गई है सर। हाँ जी, एक बार पढ़ लेना इसको। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जो भी आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो या आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो इस केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है उस गुड्स की और सर्विस की। तो हम कह रहे हैं जो वैल्यू वैल्यू होती है जो सप्लाई की, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू देखोगे आपके मॉड्यूल में, तो सबसे नीचे आंसर में यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू आंसर आ रहा है, देखो। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आंसर कब माना जाएगा भाई? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया मोटा मोटा आप कितनी एडजस्टमेंट करोगे, 3 एडजस्टमेंट आप करोगे। मैंने अपने चार्ट में बताया ना आपको 3 एडजस्टमेंट करनी है। हाँ जी। एक आपको 15(1) की एडजस्टमेंट करनी है, दूसरी आपको 15(2) की एडजस्टमेंट करनी है और तीसरी आपको 15(3) की वेरी डिस्काउंट। गुड वेरी गुड। थोड़ा सपना आप थोड़ा सा जोश में आ जाओ बेटा, जोश कम नजर आ रहा है आपका। और यहाँ पे 15(1) के अंदर कुछ भी नहीं है। 15(1) के अंदर बस 2 कंडीशन बता रखी हैं। अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो जाके हम लोग आपकी जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। मुझे बताओ पहले इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। सपना आप बताओ आपको आया या नहीं आया? कैसे समझ? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो 15(1) के अंदर कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन क्या है? प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सप्लायर और रिसिप्टेंट आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। देन देन वी प्रोसीड फ्रॉम सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से हम प्रोसीड करेंगे। और इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि आपको ये जो हमारा क्लॉस ए है, क्लॉस ए से लेके ई तक ये आइटम हमें क्या करनी है? ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो टैक्सेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टैक्सेस की। टैक्सेस की। अब आप लोग क्या करो, आप लोगों के पास दो चीजें हैं, या तो आप अपने सामने मॉड्यूल रख लो, या तो मैं नोट्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो नोट्स आप लिखते चले जाओ। दोनों में से जो भी काम आप सर कर बुक सकते। खोली है, बुक खोली हुई है हमने। वेरी गुड वेरी बुक गुड, खोली बहुत हुई है। बढ़िया। बस बाकी अगर लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मेनली ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करो समझने में। तो मैं आपके आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहा हूँ। गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ भाई मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू लूंगा अगर आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। और ये 2 कंडीशन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में बता रखी है। पहली कंडीशन आपको बता रखा था प्राइस जो है वो आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए।
ठीक है ना, तो सोल कंसिडरेशन प्राइस बोला था। दूसरा, सप्लायर और रिसिप्टेंट आपस में रिलेटेड नहीं हो, नहीं हो। तो ये रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, बस ये चीज है। आपने कहा सर हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी वैल्यूएशन करते हैं। तो हम आपकी वैल्यूएशन करने चले, गुड्स की भी वैल्यूएशन हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। तो हमारा जो सेक्शन 15 है सब सेक्शन 1 वो आपने कंप्लाई कर लिया। अब हम आ गए सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर, जिसके अंदर हमें ऐड करनी है। तो ऐड के लिए हमारे पास क्लॉसेस बता रखे हैं ए से लेके ई तक, इन चीजों को हम ऐड करेंगे। अब सबसे पहले जो हम लेने जा रहे हैं वो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो इसका मैं अलग से आपके लिए चार्ट बना देता हूं कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ए में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग 15 टू ए के अंदर आ जाते हैं, ये मैं अलग से चार्ट बना रहा हूं। ए के अंदर जो यहाँ पे बात की गई है वो टैक्सेस से रिलेटेड बात की गई है। अब हमारे टैक्स दो होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए समझने के लिए। तो ये कहता है एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, उसने वहां पे वर्डिंग में लिखा हुआ है एनी टैक्सेस, यही लिखा है ना वर्डिंग में, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी। देन जीएसटी। इसका मतलब कि भाई बस जीएसटी के टैक्सेस आपको हटाने हैं। आपको कौन से टैक्सेस हटाने हैं? ओनली आपको जीएसटी वाले टैक्सेस हटाने हैं, आपको जीएसटी वाले टैक्सेस नहीं लेने। तो मेरा यहाँ पे होगा बच्चों कि आप यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी दो पार्ट कर दो। एक तो वो टैक्सेस जो जीएसटी वाले टैक्सेस होते हैं, जैसे आपको पता ही है सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, जीएसटी है, आईजीएसटी है। सैस वाला है नहीं हमारे सिलेबस में कि सैस कौन सी आइटम्स के ऊपर सैस लगेगा, तो ये सारे हमारे जीएसटी वाले आ गए। तो ये वाले टैक्सेस आपको ऐड, ये वाले ऐड नहीं करने हैं हमें, इनको कुछ नहीं करना, इनको सिंपली इग्नोर कर देना, इनका कुछ नहीं करना है। अब आप कहोगे सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कौन से टैक्सेस आ सकते हैं? तो बेटा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आ सकती है, आपका वैट आ सकता है, ठीक है ना, और एनी अदर टैक्स जो भी है वो यहाँ पे आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीजें आपको ऐड करनी है, ये आप ऐड करके चलोगे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स आ सकता है? जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं। तो वो टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। सीए के मॉड्यूल में ना क्वेश्चन भी है इसके रिगार्डिंग, जो अपना सीए का मॉड्यूल है, आपके मॉड्यूल में एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन डाला है या नहीं डाला है। म्युनिसिपल टैक्स, या आप यहाँ पे एक टैक्स और लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मूवी टिकट्स ये सब। तो एंटरटेनमेंट टैक्स ये आपके मॉड्यूल में यूज किया हुआ है, ये सीए के मॉड्यूल में यूज किया है, ये सीएमए के मॉड्यूल में यूज किया, ठीक है ना। उसके बाद तो हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि सर बस हमें जीएसटी वाले टैक्सेस नहीं लेने, उसके अलावा हमें सारे टैक्सेस क्या करने हैं, ऐड कर देने। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है ये चेक करना पड़ेगा आपकी बुक के अंदर, असली में ये अमेंडमेंट आई है, चेक करना पड़ेगा आपके उसके अंदर अमेंडमेंट में डाला है या नहीं डाला है, ये चीज अमेंडमेंट में आपके डाली है या नहीं डाली है। तो मुझे जहां तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डाल दिया है आपके उसमें। पेज नंबर आपके पास अगर आप चलोगे, पेज नंबर 242 में लिख दिया है, 242 के अंदर टीसीएस के रिगार्डिंग, टीसीएस लिखा हुआ है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, है ना। इलिस्ट्रेशन भी बना रखी है उन्होंने। तो यहाँ पे बस आप सिंपली लिख लो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, एक टीसीएस है या टीडीएस है, जो भी हो, मतलब ये आपको लेना ही नहीं है, सिंपली इसको इग्नोर कर देना, ये आपको लेना ही नहीं है, इसको इग्नोर कर देना, ये आपको लेना ही नहीं है, कहानी खत्म।
आपके उसमें बस टीसीएस का दिया हुआ है, बट आपको दोनों में से कोई भी लेना ही नहीं है। इसका असली में रीजन होता है कि ये क्यों नहीं लेना। इसका रीजन बताऊं क्या? बता दो। देखो आप कार परचेज करने जाते हो, आप 10 लाख की गाड़ी लेने जाओगे। असली में क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा, एक अमाउंट है 10 लाख के ऊपर, नहीं 50 लाख के ऊपर है, हाँ 50 लाख के ऊपर जो भी बंदा गाड़ी खरीदता है तो उसके ऊपर क्या होता है, टीसीएस कटता है। तो जहां से भी आप कार लोगे, जिस भी शोरूम से, जो भी शोरूम है उससे आप कार परचेज करने जा रहे हो, तो वो बंदा कहेगा जी आपकी कार जो है मान लो 60 लाख रुपए की है। फिर उसके बाद वो बंदा कहेगा कि भैया हम इसके ऊपर ना टीसीएस भी कटेगा। टीसीएस क्यों कटेगा? क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि अगर कोई 50 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहा है तो आप क्या करो, वहां पे टीसीएस टीसीएस काट दो 1%। 1% क्या काटो? टीसीएस। अब जब ये 1% टीसीएस काटा जाएगा तो इस कार के ऊपर तो 28% जीएसटी भी लगना है। मोटा बात कर रहा हूँ, 28%, वो आपको पता ही है 14 लगेगा, ठीक है। 28% जीएसटी लग जाएगा तो जो भी अमाउंट आएगी, मान लो यहाँ पे ये, मान लो 80 लाख का हो जाता है, मान लो, तो अब 80 लाख के ऊपर टीसीएस लगेगा या टीसीएस 60 लाख के ऊपर ही लगेगा? ये इनकम टैक्स, 60 के ऊपर ही हाँ लगे। ये सानिया इनकम टैक्स में लोगों के बहुत सारे केस खुले और उसके अंदर ये डिपार्टमेंट ने बोला कि ये 60 लाख के ऊपर ही टीसीएस लगाया जाएगा 1%। और ये इस टीसीएस को वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, जो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कर रहे हो उसके अंदर ऐड नहीं करना है, आपको ऐड नहीं करना। जो भी ये 1% है उसके ऊपर ऐड नहीं, ये नहीं कि अब ये 1% यहाँ पे निकालोगे 60,000, फिर उसके बाद ये 60 लाख 60,000 उसके ऊपर आप 28% चार्ज करोगे, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें जो जीएसटी लेना है वो सीधे 60 लाख पे लेना है। तो इसका लॉजिक सिंपल है ना, क्योंकि ये टीसीएस का जो पैसा है ये तो आप जो कस्टमर है वो पे कर रहा है ना, ये तो हाँ कस्टमर जी। को ये तो कस्टमर को पे कर, ये सप्लायर के लिए थोड़ी ना है। और सप्लायर यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो उन्होंने अपनी उसमें दिया, तो उन्होंने कहा कि ये सप्लायर की ऑब्लिगेशन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन किसकी है? कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि उसका टीसीएस कटना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन सप्लायर की नहीं है, तो सप्लायर के लिए कॉस्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बस एक आप चीज किस हाँ बताना जी हाँ है जी, कि आप किसी होटल में रहते हो और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करते हो तो वहां पे भी टीसीएस कटता है, वहां पे भी आपको पैन नंबर देना पड़ता है अपना। तो कहानी ये ना, ये लायबिलिटी तो कस्टमर्स के लिए है, ये लायबिलिटी जो आपका होटल है, जो आपने बुक करवाया ये, या जो आपने ये कार परचेज की है, वो लायबिलिटी सारी कस्टमर्स की है, सप्लायर की लायबिलिटी नहीं है वो चीजें। तो पूछना है बस ऐसे हाँ एक चीज बताना कि जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं तो जो टीसीएस कटता है वो कोई 5 चीजों पे कटता है। हाँ, नहीं अब जैसे ऐसे, टेक्निकल लीव हो गई। क्या कह रहे हो? जो जब हम डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें टीसीएस जो है वो बिल्कुल 5 आइटम्स बताएंगे जिसपे वो कार के कटेगा, ऊपर है। जैसे तेंदू लीव्स हो गया। नहीं नहीं, कार के ऊपर, ऊपर उस लिस्ट में कार। कार भी है। आप जाके देखना, कार कार नहीं पढ़ा आपने? हेलो, कार का, कार तो पड़ा नहीं सर, उस पे तेंदुली का वुड वुड ऊपर था, लकड़ लकड़ का कोई सामान ले रहे होगा हाँ आप हाँ तो समझ गया मैं, ऊपर था। समझ गया। सॉरी, कार के ऊपर टीसीएस नहीं काटते, कार के ऊपर टीडीएस का तो रेट है, टीडीएस। टीडीएस, हाँ टीडीएस का रेट है कार के ऊपर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी टीडीएस आपको पता है बहुत सारी चीजों के ऊपर ये लोग काटते हैं। हाँ, टीटीडीएस तो कटता है, वो तो पता था, हाँ पर टीसीएस तो 5 चीजें ही बिल्कुल है ना, बिल्कुल, भूमि पे ही कटता हाँ जी बिल्कुल सही है। चलें फिर आगे चलें। है। हाँ जी। चलो, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्सेस का पॉइंट क्लियर हो गया, और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने बता दिया, यहाँ पे टीसीएस और टीडीएस का जो पैसा होगा वो आप इग्नोर कर देना, उसको आप ऐड मत करना। ठीक है तो सर। उसको हमें ऐड नहीं करना, ठीक है ना।
हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आपके मॉड्यूल में दे रखी है इसके रिगार्डिंग। देखो 15.1 हमने कर लिया, 15.2 के अंदर ये इलिस्ट्रेशन दे रखी है। एक बार ये पढ़ लो, सानिया पढ़ दो और बताओ मुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या सपना अगर कोई दिक्कत है तो बताना मुझे इसके अंदर। Admission to True Theatre is ₹90 per ticket for a Tamil movie as well as for a Hindi movie plus entertainment tax at the rate of 10% on Tamil movie and 20% on other languages. In the month of November, True Theatre sold 2,000 tickets of Tamil and 1,500 tickets of Hindi. Find the value of taxable supply of service. Applicable rate of GST 18% and 28%. Find the GST liability. सर आ गए तो ये हो गया, ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसके अंदर। नहीं। अगला अगर आप देखोगे तो हम लोग आ गए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में आ गए हम लोग। अब सपना इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, पहले वाले एक क्लॉज में क्या बोला था उसने, टैक्स की बात की थी, ठीक है। हाँ जी, ए क्लॉज के अंदर उसने टैक्सेस की बात की थी। बी क्लॉज के अंदर वो किसकी बात कर रहा है, सप्लायर मेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर्स। तो सप्लाईज मेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लायर क्या कर रहा है यहाँ, सॉरी रिसिपिएंट क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ सप्लाई कर रहा है, किसके बिहाफ में, सप्लायर के बिहाफ में, सप्लायर के बिहाफ में। हाँ जी, जैसे देखो क्या हो रहा है ना, मैं सप्लायर हूं, आप क्या हो, रिसिपिएंट हो, ठीक है। आपने मुझे कहा कि सर मेरा ये गुड्स बना के तैयार कर दो, मैंने कहा ठीक है मैं ये आपका गुड्स बना के तैयार कर दो। अब उसके अंदर कोई कंपोनेंट लगना है, तो वो कंपोनेंट आप मुझे ला के दे रहे हो और मैं उस गुड्स के अंदर लगा रहा हूं, तो वो हम कहते हैं कि वो कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा और फिर जाके जीएसटी कैलकुलेट होगा। अब देखो आपके लिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, सानिया एग्जांपल पढ़ दो एक बार। Mr. Ram sold goods to Mr. Lakshman for 2,50,000 as per the contract. बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, ठीक है। आपने कहा कि सर ये प्रोडक्ट है आपको बनाना है, मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। अब मान लेते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर मोल्ड यूज होना है, डाइस यूज होंगी उसके अंदर। मान लेते हैं कि मैंने एक किताब मतलब जो भी है, मतलब आप सीधे समझ लो कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपने मुझे बोला है बनाने के लिए। अब उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इनपुट यूज हो रहा है, अब कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना, तो ऐसा तो है नहीं ना कि बस एक चीज लगाऊंगा और वो चीज बन जाएगी। अगर आपको खाना भी बनाना होता है तो उसके अंदर आप कढ़ाई पनीर बनाना है तो बहुत सारी चीजें आप डालते हो, फिर जाके वो कढ़ाई पनीर बनता है। सही बात है या गलत है? अरे कढ़ाई पनीर खिला नहीं रहा, बता रहा हूं आपको। सपना समझ में आ रहा है? तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपिएंट हो, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को प्रोडक्ट एक्स बनाना है आपके लिए, तो उसके अंदर मान लेते हैं 2 कंपोनेंट यूज होंगे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। तो जो कंपोनेंट बी है वो आप सप्लाई करके मुझे दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि रिसिपिएंट है वो खुद दे रहा है। हाँ जी, रिसिपिएंट खुद दे रहा है। तो उस केस के अंदर हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसके अंदर ये चीज इंक्लूड की जाएगी, इसे ऐड किया जाएगा उसके प्राइस को। अगर आप ये इलिस्ट्रेशन पढ़ लोगे अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार आप पढ़ दो, सपना इलिस्ट्रेशन पढ़ो। एक मिनट। Mr. Ram sold goods to Mr. Lakshman for 2,50,000. As per the contract of sale, Mr. Ram is required to deliver the goods in the premises of Mr. Lakshman. Mr. Ram hires transporter for transportation for delivery of goods. However, the freight paid by Mr. Lakshman to transporter freight paid 2,500. अब देखो इसमें क्या हुआ, राम ने गुड्स बेचे लक्ष्मण को 2.5 लाख रुपए के एज पर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर, राम को उसकी प्रेमिसेस तक, कस्टमर की प्रेमिसेस तक ये गुड्स देने थे। फिर इसके लिए राम ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली डिलीवरी करने के लिए। और इसके अंदर बोला गया हाउएवर, हाउएवर का मतलब एक कंडीशन लगा रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कह रहा है हाउएवर
जो फ्रेट पेड किया गया है बाय लक्ष्मण ऑफ ट्रांसपोर्टर, तो फ्रेट कितना पे किया है, 2500 रुपए यहाँ पे फ्रेट पे किया गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब रेसिपिएंट ने फ्रेट पे किया है, हाँ रेसिपिएंट ने हाँ पेमेंट किया ना, रिसिप्टेंट ने उसकी पे किया है ना, जगह रिसिप्टेंट ने पे किया। अब इस चीज के लिए लायबल तो कौन था, देखा जाए तो सप्लायर ही लायबल था, भाई सप्लायर को ही पे करना चाहिए था, बट रिसिप्टेंट ने पे कर हाँ दिया। जी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप एसी लेने गए दुकान में, आपको आपको 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल भूल जाओ, आप एसी लेने गए दुकान में, आपको बोल दिया 50,000 रुपए का एसी है, फिर आपका जो घर है वहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो जो एसी वाला होगा वो क्या कहेगा कि मैडम मैं आपसे यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी यहाँ पे रिक्शे वाले का भाड़ा होगा मैं वो आपसे चार्ज करूंगा, बोलेगा ही नहीं बोलेगा वो, बोलेगा। हाँ। अब मान लो कि वो भाड़ा, मान लो ऐसे ही कि वो आपसे वो कह देता है कि जी मैं आपसे 10,000 रुपए का भाड़ा चार्ज करूंगा, मान लो ऐसे ही, तो असली में होगा क्या, आप जब घर पे रिसीव करोगे उसको, तो आप अपनी जेब से 10,000 रुपए दे दोगे, जो भी आपके घर में वो ट्रांसपोर्टर आपका एसी लेके आएगा आप उसको 10,000 रुपए दे दोगे। तो ये जो यहाँ पे एसी वाला है वो असली में वो क्या करने वाला है, आपके लिए जो बिलिंग करने वाला है ना, वो 50,000 की बिलिंग करने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 50,000 रुपए की बिलिंग करेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर को ये बोलता है कि भाई तू मेरे नाम से 10,000 का बिल मत बनाना, तू यहाँ पे सर्विस दे तो मुझे रहा है, पर जो 10,000 रुपए जो तेरे को बंदा दे रहा है ना रिसिप्टेंट, उसी के नाम से बिल बनाई हो सकता है ना वो जीटीए रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर। बात समझ में आ रही, थोड़ा हाई लेवल पे मैंने बात कर ली है। असली में क्या होता है, हम लोग जिस लेवल पे काम करते हैं उस लेवल पे वो जीटीए वाले रजिस्टर्ड नहीं होते, बट अगर हम बहुत बड़े लेवल पे बात करें, कंपनीज की बात करें, तो वहां पे तो जो जीटीए वाले होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे ना, छोटे मोटे जीटीए से कंपनी सर्विस नहीं लेगी ना, क्योंकि कंपनी ने एक एसी थोड़ी ना लगवाना है अपनी कंपनी में, और कंपनी को तो आईटीसी क्रेडिट भी तो लेना है उसका। हाँ, तो कहानी ये कि इस एग्जाम्पल में तो सिंपल हो रहा है, इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपने सीधे वैल्यू ली 2.5 लाख रुपए, पर अगर आपके, क्योंकि ना सीए फाइनल के मॉड्यूल में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है सानिया, उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे लक्ष्मण है, अगर ट्रांसपोर्टर उसके नाम से बिल नहीं बनाता, अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ पे सप्लायर के नाम से बिल बना दे, अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ पे सप्लायर के नाम से बिल बना दे, तो उस केस के अंदर तो ऐड होगा ही नहीं होगा। ये देखो यही तो कहानी हो रही है, यहाँ पे सप्लायर के नाम से वो बिल बनाएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे बस ये बोला है कि जो फ्रेट है वो लक्ष्मण ने पे किया है टू द ट्रांसपोर्टर और 2,500 रुपए पे किया है, पर यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उसने जो बिल बनाया है वो सप्लायर के नाम से बनाया है, इसलिए 2,500 रुपए हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर ने बिल बनाया है, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि उसने सप्लायर के नाम से बिल बनाया होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि भैया ट्रांसपोर्टर ने लक्ष्मण के नाम से बिल बनाया था, फिर ये 2,500 रुपए ऐड नहीं होने वाले। तो समझ में 2,500, हाँ जी बोलो। ये 2,500 फिर तब क्यों नहीं पे होंगे, क्योंकि ये तो रिसिप्टेंट ने ही तो पे किया है। नहीं तो बिल भी जो बनाया ना, फिर उस केस के अंदर जो बिल बनाया गया है वो इसके नाम से बनाया गया है ना, जो हमारा कस्टमर है लक्ष्मण के नाम से बनाया गया। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो राम है, जो राम यहाँ पे काम कर रहा है, वो राम नहीं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ राम जो यहाँ पे काम कर रहा है वो ऐसा प्योर एजेंट काम कर रहा है। अच्छा, हाँ ये कहानी है। तो इसलिए आपको बस एग्जाम में बस आपको एक लाइन लिख लो ना, यहीं पे अपने मॉड्यूल में लिख लो कि if transporter raise the bill to the recipient then 2,500 will not be added, तो उस केस में ऐड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा आपको ऐड करके आना है ऑलवेज, बस ये ध्यान रखो। will not be added। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर बिल रेज करेगा रिसिप्टेंट के नाम पर।
ठीक है सर। ठीक हाँ है तो फिर वो टैक्स पे 2 बार टैक्स थोड़ी ना पे करेगा, वो तो 2,500 पे एक ही बार बस टैक्स बस पे बस करेगा बस ना, तो अगर वो अब समझ में आ ही गया आपको, बस हाँ हाँ आ मानिए, गया। ठीक है ना, वो अपने आप ही देखो समझ में आ गया अब आपको। और नीचे टीसीएस का पॉइंट बताया गया, ये आपको पता लग गया, टीसीएस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नहीं ये करना। असली में मैंने आपको बताया अभी ये डिस्प्यूट हुआ था तो इसकी वजह से ये सर्कुलर आया, ठीक है। आप बस इस सर्कुलर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 100% टीसीएस का पॉइंट वो लोग डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके ड्राफ्ट किया हुआ है इन लोगों ने, ये नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी मोटर व्हीकल का ही केस यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो ये आंसर कैसे आ गया, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ देना क्या लिखा हुआ। Motor vehicle worth rupees 20 lakhs is sold by Mansur Sundar Private Limited to a customer in retail market, and for which rupees 5 lakh has been paid in cash and the balance by check. Find the following. TCS under section 206C of the Income Tax Act 1961 is applicable in the given case. Who is required to collect TCS? Value of TCS. Value of taxable supply under section 15. Invoice प्राइस मैसर सुंदर प्राइवेट लिमिटेड, टीसीएस 1% रेट है और जीएसटी 28%। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है मोटर व्हीकल की वो कितनी है, मोटर व्हीकल जो यहाँ पे सप्लाई किया गया है वो कितने का है, 20 लाख का। 20 लाख का यहाँ पे सप्लाई किया गया। और यहाँ पे इसका रेट ये बता रखा है, टीसीएस कितना है, 1% है ना यहाँ पे टीसीएस। हाँ जी सर। हाँ तो वो 20,000 रुपीज आपका टीसीएस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो जीएसटी लगाना है, आप जीएसटी 20,20,000 रुपए के ऊपर लगाओगे, या आप जीएसटी सीधे 28% लगेगा ना जीएसटी, तो 28%। हाँ तो ये सोल्यूशन में अगर आप आ जाते हो तो ये जो इन्होंने जीएसटी लगाया वो 20 लाख के ऊपर लगाया है। अब आपको समझ में आ गया होगा 20 लाख के ऊपर क्यों लगाया है जीएसटी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बस आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है, आपको 5,60,000 और फिर उसके बाद इनवाइस जो रेस होगी वो इतने की इनवाइस रेस होगी, ठीक है। इस वाले केस में तो कार के ऊपर टीसीएस कार तो कवर नहीं थी इसमें। अरे वही है, एक बार आपको ना मैं भेज देता हूँ एक बार व्हाट्सएप पे, एक मिनट। मैं क्लास के बाद भेज दूं ये वाला नोट आपको, टीसीएस वाला। हाँ जी सर। ठीक है ना, हाँ जी सर। क्योंकि अभी देखने में टाइम लगेगा, मैं उसके बाद भेज दूंगा। इसके ऊपर टीसीएस का रेट इन्होंने डाला हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप मॉर्निंग में भी क्लास ले सकते हो क्या? सर मॉर्निंग में ले तो सकते हैं, बाकी ना सीएफआर वाले सर का पता नहीं, वो कभी 12 बजे रख देते हैं, कभी 4 बजे रख देते हैं। तो हम लोग मॉर्निंग में ऐसे करेंगे ना, मॉर्निंग में ये 1/6/2016 को ही आया, सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख। हाँ 1% लगेगा उसके ऊपर, है ना। हाँ ये पर 1/6/2016 को आया है। हाँ ठीक है सुबह का। ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें 20,20,000 की ले रखी है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 20 लाख कर लो। 20 लाख है ना। हाँ वो 20 लाख होगा और नीचे 20,000 रुपए आएगा, टोटल 20,20,000 आ जाएगा। अरे हाँ अच्छा हाँ, आप ऐसे करना ना, जैसे मान लो अगर आपकी 12:30 क्लास नहीं होती कल, ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। आप मुझे बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा पहले भी बता दोगे, मैं क्लास रख लूंगा। ठीक है सर। क्योंकि कल मेरी कोई क्लास नहीं है,
आप 12:30 अपनी कल क्लास रख लेना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि ये फ्री ऑन कॉस्ट और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा फिर। उसके बाद क्योंकि इसमें आधा घंटा लग जाएगा ये आपको समझाने के अंदर, ये पूरा आधा घंटा ले लेगा। ये पूरी समरी इसके अंदर बता रखी है। अगर ये समरी बतानी है तो मैं अभी बता देता हूँ, इसमें तो फिर 10 मिनट लगेंगे। बट अगर आपको डिटेल डिटेल में, में बता दो। हाँ डिटेल में ही बता देना। चलो ठीक है, डिटेल में बता। उसके बाद आप आ जाओ 15(2)C के अंदर आ जाओ आप। 15(2)C कॉन्सेप्ट है जो आपका, वो कमीशन और पैकिंग चार्जेस की बात कर रहा है। कमीशन और पैकिंग चार्जेस। तो कमीशन जो भी हम लोग पे करेंगे इसके अंदर, वो हमें ऐड करनी है। कई बार होता है ना, कस्टमर अलग से अपनी डिमांड, जैसे आप कोई गिफ्ट लेने जाते हो, आप कहते हो इसे पैक कर दो, हाँ तो आप जी। पैकिंग करवाओगे तो पैकिंग की कॉस्ट भी तो ऐड होगी। हाँ जी। ठीक है ना। बट हम लोग जिन लोगों से मतलब परचेज कर रहे हैं, तो वो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो बिल बनता भी नहीं है, हम लोग बिल लेते भी नहीं है। बट अब अगर अगर आप कभी हाँ। अगर आप कभी मॉल में जाके अगर आप कोई गिफ्ट परचेज करोगे, तो आप वहां पे देखना, अगर आप पैकिंग करवाओगे तो वो कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। वो आपसे, ठीक है। हाँ, आपसे बिल उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ना समझ के हम लोग डायरेक्टली आपकी जो इलिस्ट्रेशन यहाँ पे ले रखी है, एग्जांपल बहुत सिंपल है। इलिस्ट्रेशन देखो आप, इसमें क्या बोला हुआ, पढ़ दो सानिया इसे। Mr. A is a seller of furniture. He supplied the furniture for 5,75,000 to B with the condition that to remove old furniture from the premises of B by charging 5,000. Find the value of taxable supply of goods in the hands of Mr. A. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ठीक है। केस के अंदर जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी गुड्स की, वो 5,80,000 ले ली जाएगी। सीधी और सिंपल सी बात है, जितना भी कमीशन या पैकिंग का जो भी पैसा यहाँ पे लगेगा, वो सारा का सारा आपका ऐड कर दिया जाएगा। जैसे सर मॉल में जब हम वो लोग बोलते हैं कि आपको बैग चाहिए एक्स्ट्रा, उसमें भी वो फंड ऐड करके ही बिल बनाते हैं। हाँ, और दूसरी बात असली में मैं बताऊं आपको, जो ये आपसे चार्जेस लेते हैं अलग से, बैग के 10 रुपए के चार्जेस आई थिंक ले लेते हैं ये लोग, हाँ हाँ। ये लॉ के अकॉर्डिंग ना अलाउड नहीं है असली में। अभी किसी ने इसके ऊपर केस कर दिया था, कोई, अच्छा। हाँ, कोई बंदा था, वो थोड़ा सा ओल्ड एज बंदा था, उसने केस कर दिया था। तो बोला अच्छा। गया कि हाँ जी बिल्कुल, आप सोचो ना, ये तो इन्होंने धंधा बना दिया ना पैसे कमाने का।
हाँ सानिया, ये दोबारा से लॉग इन कर लो। हाँ हाँ कर रहे हैं सर। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपना आप आ गए? हेलो। सपना अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है क्या? सर हो गया। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। हम लोग कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे? सर वो बैग की बात कर रहे थे, वो जो 10 हाँ हाँ रुपीज हाँ 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 हाँ। एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था, जो मॉल्स के अंदर ये लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं, 10 रुपए वो बैग के चार्जेस ले लेते हैं, ये अलाउड नहीं है। आपने देख लिया होगा, ये तो बिजनेस हो गया ना। आप एक चीज सोचो ना, एक दिन में कितना कस्टमर आता होगा? कम से कम 5, 6, 10 हजार कस्टमर आते होंगे मॉल्स के अंदर। तो हाँ जी। इतने कस्टमर आ रहे हैं, आप मान लो उनमें से अगर 50% कस्टमर भी बैग लेके जा रहा है, ये तो एक पूरा बिजनेस हो गया ना, कमाई होगी। हाँ। हम्म। ये चक्कर है, तो ये पर चीज। सर लॉ में तो लिखा है कि पैकिंग चार्जेस के अरे तो जीएसटी लगाना है। पैकिंग चार्जेस है ना, वो पैकिंग थोड़ी ना है, वो तो आपको क्या है, वो एक पार्ट है सर्विस का। तो जब ये हम बैग देते हैं वो बेसिकली हम एक सारा सामान एक जगह पैक करके ही तो देते हैं कि आप ताकि वो कैरी कर सके। नहीं नहीं, आप जो जैसे आप रेडीमेड गारमेंट्स, आप ये इसकी बात कर रहे हैं, आप जब शर्ट खरीद रहे हो, जब आप कपड़े लेने जा रहे हो, अगर आप स्वीट्स लेने हाँ जा रहे हो, जी। वो तो अलग चीज है। अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो तो ये माना जाता है कि भैया वो उसी का कॉस्टिंग का पार्ट रहेगा, वो अलग। हाँ, अगर आप स्पेशल पैकिंग कराते हो तो वो अलग बात है, वो बैग देना वो स्पेशल पैकिंग नहीं है उसमें, कपड़े जैसे की। गिफ्ट पैक करा रहे हैं वो हाँ तो हाँ, समझ में आ गया कि बिल्कुल उसके बिल्कुल। पैसे, पर हाँ थैला पैकिंग का पार्ट नहीं बनता। हाँ, ये चक्कर है, ये चक्कर, ये कहानी। अभी आप देखो, आप ये असली में इंडिया में कस्टम है ना। आप इंडिया में देखो, आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, अभी तो कोई जा नहीं रहा, तो आपको पता होगा सब्जी वाले सारे, मतलब जो भी है, वैसे पॉलिथीन तो अलाउड नहीं है, बट वो लोग देते हैं, मतलब फिर भी तो उसके पैसे थोड़ी ना चार्ज करते हैं। बट हाँ देती है। अगर आप जैसे बिग बाजार इन सब में देखोगे, तो असली में ये अब ये लोग चार्ज नहीं करते, मेरे को जहां तक लगता है। बिग बाजार वाले, जो हम सब्जी लेके आते हैं, जो लोग बिग बाजार से, बाकी आप लेके आए हो तो आपको पता होगा ज्यादा अच्छा। करते हैं सर, करते हैं, हम लेके आए थे सामान तो किया हाँ, था। बस इनको बोल देना आपसे, भैया चार्ज मत करो, वरना केस कर देंगे। मम्मी ने बोला था कि चार्जेस नहीं लगने चाहिए, बट हाँ, फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कन्वे करनी है तो आप कस्टमर केयर पे बात करो। कस्टमर केयर के आप सीधे, आपकी मम्मी बहुत समझदार है, सीधे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस डालो आप अपना। चलो आ जाओ आप। तो ये आप मुझे इलिस्ट्रेशन फिफ्थ आपको क्लियर हो गई ना? हाँ जी हाँ सर। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सपना समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ये नीचे एक इन्होंने ये पैरा दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ना, कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका पैरा दिया हुआ है, ठीक है, कल करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। उसके बाद 15(2)D के अभी हम लोग थोड़ा मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, जो ये चीजें पेंडिंग है, ये कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये क्या चीजें बताइए। 15(2)D, डी के अंदर क्या बता रहा है? इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट। तो इसको भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। जो भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे रिसिप्टेंट से, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट अलाउड किया था। मान लो हमने 2 महीने का क्रेडिट दिया था उसको, और उसने टाइम से हमारा पैसा पे नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। पैनल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंकर फॉर डिले पेमेंट ऑफ ड्यूज इज सब्जेक्ट टू जीएसटी।
तो यहाँ पे जो भी आपसे इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी यहाँ पे चार्ज की जाएगी बस वो आपको क्या करनी है, ऐड कर देनी है। सब्सिडी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सब्सिडी में आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बार इलिस्ट्रेशन पढ़ दो आप, इलिस्ट्रेशन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सानिया आप पढ़ दो। Bharat Gas sells cooking gas cylinders. Subsidy directly transferred to the account of customer. Selling price 800. Customer receives subsidy 200 directly from the government to his bank account. Net outflow of the buyer 600. Find the value of supply of goods in the hands of Bharat Gas. तो यहाँ पे अगर आप सब्सिडी का देखोगे तो ये डायरेक्टली क्या है, कस्टमर के अकाउंट में आ रहा है पैसा। तो अगर सब्सिडी का पैसा डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में आ रहा है तो उस केस के अंदर हम लोग ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पैसा सप्लायर को नहीं मिला है, यहाँ पे पैसा किसको मिला है, यहाँ पे पैसा सीधे कस्टमर को मिल गया, रिसिप्टेंट को मिल गया सीधे पैसा। इसलिए अगर आप देखोगे आपके घर पे जो गैस का सिलेंडर आता है तो जो उसका प्राइस होता है उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। जो घर पे गैस सिलेंडर आता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जो आपके अकाउंट में सब्सिडी आ रही है वो कहानी अलग है, पर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो इनवाइस काटेंगे वो लोग उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 800 रुपए मानी जाएगी, 600 रुपए यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी। जबकि देखा जाए तो आपकी जेब में 200 रुपए आ गए, अल्टीमेटली आपकी जेब से 600 रुपए गए, बट यहाँ पे जो जीएसटी काटा जाएगा वो 800 रुपए के ऊपर कटेगा। एक और इलिस्ट्रेशन इन्होंने दे रखी है, ये काफी अच्छी इलिस्ट्रेशन इन्होंने दे रखी है, ये भी आप पढ़ लो। The government provides subsidy for the benefit of farmers, but it is given to the manufacturer of fertilizers. Such subsidy will form part of the value of supply. The buyer of goods does not provide subsidy, but the government as per the scheme. Therefore, it will not form part of the supply. Specifically specify that such subsidy provided by the government will not form part of the value of supply. क्या बता रहा है ये? मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अभी रिसिप्टेंट को डायरेक्टली नहीं मिली है, वो मैन्युफैक्चरर को मिली है, तो इसलिए वो जो है सब्सिडी उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों मानना चाहिए ना? पर लॉ में तो लिखा है कि अगर डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस के साथ तो ही। हाँ, लॉ में क्या लिखा हुआ है? अगर डायरेक्टली क्या होगी? प्राइस के साथ लिंक्ड है। हाँ, लॉ में तो ये डायरेक्टली लिंक नहीं है प्राइस के साथ। डायरेक्टली लिंक नहीं है, फार्मर्स का बेनिफिट के लिए वो दे रहे हैं। मतलब वो ऐसा है कि अगर कोई ना खरीदे कोई फर्टिलाइजर फार्मर तो उसको वो बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा। बस ये कहानी है ना। ये तो क्या है कि जो फार्मर खरीदेगा उसको बेनिफिट मिलने वाला है, उसको बेनिफिट मिलेगा, और वो उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर को मिलेगा जो फर्टिलाइजर। हाँ, जो उसका मैन्युफैक्चरर है। पर जरूरी नहीं है कि सारे फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज करें। सही बात है, जो वो तो जिसको चाहिए होगा वो यूज करेगा, वही यूज करेगा। बाकी मेरे जो नोट्स है ना उसके अंदर ये इससे सब्सिडी से रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, आप वहां से भी एक बार मार्क कर सकते हो कि जो सर के नोट्स है वहां पे भी मैंने 2 पॉइंट डाले हैं बहुत अच्छे सब्सिडी के रिगार्डिंग। ठीक है। 15.3 में आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया डिस्काउंट को। एक डिस्काउंट तो ये यहाँ पे बता रहा है कि बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट आपको आफ्टर सप्लाई है, दूसरा वाला आफ्टर सप्लाई है, और तीसरा वाला भी आफ्टर सप्लाई है। अब दूसरे और तीसरे में डिफरेंस क्या है कि ये जो डिस्काउंट है ये हमें नोन है, और ये डिस्काउंट क्या है, नॉट नोन, मतलब ये हमें पता नहीं है। तो तीनों के लिए हम लोग ना एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, फिर जाके हमें समझ में आएगा। एक बार आपके मॉड्यूल में चेक कर लेते हैं कि तीनों के लिए एग्जांपल दिया है या नहीं दिया है। आपके उसमें तो एक चार्ट बना रखा है, तो भाई साहब बहुत बड़ा चार्ट बना रखा है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो दे रखे हैं। मैं आपको ना सीए के मॉड्यूल में दिखाता हूँ, वहां पे बहुत मेरी बुक के अंदर अगर आपके पास हो तो वहां पे बहुत इजी वे में दिखा रखा है।
एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेवंथ चैप्टर है मेरी बुक के अंदर ना। ये देखो आप। अच्छा, यहाँ पे हमें जो सेक्शन 15 पढ़ना है, आईजीएसटी के लिए भी सेम वैल्यूएशन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। मतलब सारी जो वैल्यूएशन है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होनी है। रूल यहाँ पे 27 से 35 यहाँ पे रूल यूज होने वाले हैं। उसके बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन, डिस्काउंट वाला पॉइंट यहाँ पे। एक मिनट। तो कल आप मेरे को बस हाफ एन आवर पहले मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना? मेरे को बस आधा घंटा पहले आप बता देना। ये बस डाउनलोड हो रही है अभी फाइल सीए की। असली में यहाँ पे सीए के उसमें ना एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया डिस्काउंट को लेके। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है ना? हाँ जी सर। हाँ, ये देखो इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने बोला डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या बिफोर सप्लाई होगा, या आफ्टर सप्लाई होगा। तो यहाँ पे बोला गया है शोन इन द इनवाइस, इनवाइस के अंदर शोन है, और हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है एग्रीमेंट की, वहां पे पहले से बता रखा था कि डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इनवाइस के अंदर आपको दिखाया गया है डिस्काउंट, आंसर यस है, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर डिस्काउंट नहीं शो किया जाता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। अभी हम एक एक करके तीनों केस लेने जा रहे हैं। तीनों हम लोग केस लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट को लेके। दोबारा से 40 मिनट हो गए क्या? कनेक्शन चला गया क्या? हेलो हेलो।
हाँ सानिया, मैं कह रहा हूँ ऐसा करते हैं, कल मैं आपकी 12:30 क्लास रखता हूँ और ये आगे फिर आगे कैरी ऑन करेंगे कल, मतलब कंप्लीट कर देंगे इसको, सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रूल्स, ये बड़ा चैप्टर है काफी, उसके बाद रूल्स करेंगे। ठीक है, सपना को बता दो आप। ओके ओके बाय।